हमारे सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस वार्ता में, जिसे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव एड्रेस करेंगे। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और निश्चित तौर पर हम आभारी हैं क्योंकि आज मौसम भी और खबरें भी कुछ चल रही हैं लगातार, इसके बावजूद आ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद ही। आप और हम और दिल्ली के लोग जब शहर में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जिस तरह का ट्रैफिक के हालात पिछले दिनों में हुए, आज कहीं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के लिए भी हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उससे दिल्ली सभी लोग जुड़ गए, आप सब हमारे पत्रकार मित्रों को भी उसे फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग बहुत परेशानी है। उसके साथ साथ इस सरकार ने जिसमें कथनी और करनी में 6 महीने में स्पष्ट और बड़ा अंतर नजर आ रहा। सरकार में आने से पहले जब बहुत सारे वायदे जुमले अलग अलग चीजें, गरीबों के हित की बात, लेकिन गरीबों की चुनियां बड़े स्तर पर तय नहीं। फिर बाद में दबाव बना जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और देवेंद्र जी ने वहाँ अलग अलग दौरे किए तो सरकार ने उस प्रेशर में उसको रोका। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीजें, विशेषकर दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, वो 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, डीपीसी पे और मेट्रो। और दिल्ली में अब चर्चा हो गई है कि दिल्ली इंतजार कर रही है बस वेटिंग, क्योंकि बसें बड़ी संख्या में गायब हो गई है सड़क से। और ये सरकार कहती तो कुछ और थी, तो हमने कहा इनकी करनी और करनी में बहुत अंतर है। तो वही मेट्रो में आपके माध्यम से जो जानकारी आई कि बड़े स्तर पे लोगों ने रिएक्ट किया है, बढ़ा दी बिना किसी। तो ऐसी जनहित और जनकल्याण के मुद्दों से जुड़ी हुई आज की ये प्रेस वार्ता है, जिसमें आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी इस पर चर्चा करेंगे। और हर दिल्ली के हर निवासी को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हमारे लोग, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हों, जिस पर बड़ी जोर शोर से उद्घाटन अभी किया गया, तो उन सभी विषय पर आदरणीय देवेंद्र जी इसको संबोधित करेंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आप सबके बीच अपनी बात। धन्यवाद अनिल जी। सम्मानित साथियों, जैसा कि भाई अनिल जी ने बताया, जो आज के हालात दिल्ली में, अगर किसी एक साधारण पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसे बस का इंतज़ार करना पड़ता है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक आम आदमी को असर करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये प्रेस वार्ता कुछ उसी उन्हीं मुद्दों को लेकर रहेगी। मुझे दुख होता है कि आज जहाँ दिल्ली बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है, वहीं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक आम व्यक्ति की जेब काटने में लगी हुई है। सुविधा के नाम पर लगातार घटती व्यवस्थाएं और किराए के नाम पर लोगों की जेब को काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मुझे दुख होता है इस बात का कि एक तरफ तो महिलाओं को फ्री बस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले 1.5 साल में ही लगभग 2400 बसें जो है वो दिल्ली की सड़कों से गायब हो गई। जो आंकड़ा जनवरी 2024 में 8240 8,240 हुआ करता था, वो आज जुलाई 2025 में
दिल्ली की सड़कों पर मात्र 5835 बसेस आज रह गई हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो सीएनजी की बसें जनवरी 2024 में 6940 6940 बसें चला करती थी, जो अब जुलाई में 2920 ही रह गई है। इलेक्ट्रिक बसें जरूर इस दौरान थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन जो दावे रेखा जी ने अपने बजटीय भाषण में किए या अलग अलग मौकों पर जिस तरीके से बात की थी कि लगभग 5000 वो नई इलेक्ट्रिक बसेस इसी फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने जा रहे हैं, वो लक्ष्य काफी दूर नजर आता है। और वो इसलिए नजर आता है कि आज जुलाई 2025 की बात करें तो मात्र 2915 ही बसें आज तक इलेक्ट्रिक बसेस रोड पर आ पाई। कुल मिला के जो बसेस 8240 हुआ करती थी वो 5835 आज लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से अभी अनिल जी कह रहे थे कि आज किसी को फोन करो, किसी से बात करो तो वो कहता है कि मैं बस की क्यू में खड़ा हूं और बस का इंतजार कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं सत्य इसलिए नजर आता है। और इस 1.5 साल में से अगर हम सिर्फ 7 महीने जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उसकी भी बात करें तो इस दौरान 2217 सीएनजी बसेस इस दौरान सिर्फ 7 महीने के अंदर हटी, जिसमें बाइफिकेशन अगर मैं पढ़ूं तो फरवरी में 448 बसें कम हुई, मार्च में 345 बसें कम हुई, अप्रैल में 111 बसें हटा दी गई, मई में 232, जून में 96 और जुलाई में 985 बसेस जो सीएनजी की बसेस थी उनको सड़कों से हटा दिया गया क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। और लगातार एक्सटेंशन देने के बावजूद उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से घोटाला लगातार होता रहा और इनके एग्रीमेंट लगातार बढ़ते रहे, लेकिन उसके सबके बावजूद लगभग 2217 सीएनजी बसेस इस 7 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की सड़कों से हटा दी गई। और अगर मैं इसी दौरान कितनी बसें जुड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जैसा मैंने कहा कि बजट का अनाउंसमेंट भी था और विभिन्न मौकों पर इनके नेतागण और मुख्यमंत्री जी ये कहती रही हैं कि लगभग 5000 बसेस हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ जाएंगे। हालात यह है कि मात्र 785 बसेस अभी उसमें ऐड हुई हैं पिछले 7 महीने के अंदर, और यही स्पीड रही तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बसें और ऐड हो पाएंगी। पहले से चल रही अगर बसों को काउंट करते हैं तो 785 करीब है, लेकिन इस 7 महीने में केवल 280, 105 और 400 कुल मिला के 785 बसेस जो है वो ऐड हुई है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि 7 महीने में मात्र 785 बसेस ऐड होना, अगले 5 महीने में किस तरीके से ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, ये मुझे बहुत शक है उस बात का। और जो जुड़ी है उनकी भी हालत ये है कि आप यदा कदा कहीं पर भी देखते हैं तो या तो वो ओवरलोडिंग की वजह से भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स की वजह से जगह जगह पर वो खड़ी हुई आपको खराब नजर आती है। साथियों, मैं एक बात, अगर इनके बजट के अनुसार भी हम चलें कि 2080 बसें जो आने वाले 5 महीने में ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो भी हालात ये है कि जो 2217 सीएनजी की बसें अभी 7 महीने में हटी हैं, अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष तक लगभग 1680 बसेस और हटने का अनुमान है। और अगर इनके कहे अनुसार भी ये 5000 का आंकड़ा छू लेते हैं
तब भी कहीं ना कहीं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1032 बसें दिल्ली में कम चल पाएंगी। ये तब है जब हम ये मान लें कि जो 5000 बसेस का वादा इन्होंने किया है उसको पूरा कर लें, जो होना बहुत मुमकिन सा नजर नहीं आ रहा है। ब्रेकडाउन की वजह से इलेक्ट्रिक बसें भी, और खासतौर पे क्योंकि सीएनजी बसेस सारी वही बसेस हैं जो माननीय शीला जी के समय में कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उनका समय पूरा होने के पश्चात उनका एक्सटेंशन तो किया जा रहा है, लेकिन जब भी केजरीवाल जी ने सीएनजी बसेस नहीं खरीदने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो टेंडर पूरी तरीके से फेल हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दौरान कोई नई बसें ऐड नहीं हो पाई। एक मैं मानता हूं कि जो ये 40 लाख हमारे प्रतिदिन के कम्यूटर्स हैं, आज उनको बस के इंतजार में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन बसों की नेचुरल सी बात है, जब नंबर ऑफ बसेस कम होंगी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी। अगर वे सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही चले तो भी जो एक अनुमानित 2041 का जो मास्टर प्लान है, अगर उसके अनुसार हम बात करें तो दिल्ली में लगभग 18,000 से 21,000 बसेस सड़कों पर होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना मास्टर प्लान है, जिसमें बहुत कम इनपुट्स मैं मानता हूं कि आम जनता की ली गई है, लेकिन इस आंकड़े के अनुसार, जिसके अनुसार 60 से 70 बसें हर 10 लाख की आबादी पे होनी चाहिए, पहले हम इस बारे में अक्सर ये बात किया करते थे कि 11,000 बसें हमारे दिल्ली को चाहिए, लेकिन बढ़ी हुई आबादी के अनुसार 2041 का जो आंकड़ा है, जो इनका मास्टर प्लान है, उसके अनुसार आज लगभग 18 से 21,000 बसेस दिल्ली की सड़कों पर होनी चाहिए, जो टारगेट से बहुत दूर है। इसके साथ साथ साथियों, मैं ये मानता हूं कि ये बढ़ी हुई कीमतें, ये सड़कों से बसेस गायब होना और कहीं ना कहीं जो पुरानी बसें हैं उनको एक्सटेंशन देकर चलाना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को भी ऐड करती है। ये बढ़ावा देती हैं प्राइवेट जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स को, क्योंकि लगातार हमने देखने में आया है कि बसें लगातार घट रही हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीएससी के डाटा के अनुसार जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो लगभग 51% इन वाहनों की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं जहां महंगाई, बेरोजगारी, गरीब आदमी की पॉकेट पे वार के साथ साथ ये कहीं ना कहीं दिल्ली का जो वातावरण है उसको भी खराब करने में डीटीसी और इस सरकार की लापरवाही साफ नजर आती है। हमारा ये कहना है कि इस सरकार को सिर्फ वादे और बातें से उठकर कहीं ना कहीं इनको धरातल पर वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली का विशेष रूप से गरीब तबका और जो सुदूर गांव की तरफ लोग रहते हैं उनके लिए कम्यूटिंग आज एक सपना भर रह गया है और वो पूरी तरीके से अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंट हो गए। साथियों, इसी तरीके से जहां बसों की बात मैंने की, एक और आप लोगों ने अभी जानकारी में आया होगा कि दिल्ली में UER-2 के नाम से एक तीसरा रिंग रोड दिल्ली के लिए बनाया गया है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि इसका जो प्रारूप तैयार हुआ वो 2012 में हुआ
जब कांग्रेस की सरकार थी, अजय जी उस समय यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, और मास्टर प्लान के निरंतर रिव्यू में ये बात 2012 में सामने आई कि दिल्ली को एक तीसरे रिंग रोड की जरूरत है। हमें खुशी है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को 2 रिंग रोड पहले से दिए, जिसकी वजह से हमारा चलना बहुत आसान हुआ। लेकिन समय के अनुसार एक तीसरे रिंग रोड की ज़रूरत थी, जिसका सपना कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने देखा। उम्मीद थी कि ये सपना समय पर साकार होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार निरंतर इसमें डिले होते हुए 2012 वाला जो काम था वो 2025 में पूरा हुआ, और इसमें बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी इस दौरान सीबीआई की इंक्वायरीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगी। मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी शर्म आती है कि ये वही UR2 है जो देश में सबसे महंगा, प्रति किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो रोड बनने का काम इसी UER का हुआ। लगभग 150 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से ये रोड तैयार हुआ है। आपको पता है कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े शो के साथ इसका प्रचार किया, बताया कि 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, और अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो 55 किलोमीटर वो है, तो उसके अनुसार 34 किलोमीटर जो है उसमें लगभग 150 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की लागत इस UER में आती है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार डिले के बाद ये शुरू तो हुआ, लेकिन इसमें एक और कीर्तिमान दिल्ली के लिए बहुत दुख की बात है कि दिल्ली के लिए एक बहुत ही महंगा टोल, और ये भी मैं कहूँ कि दिल्ली में पहली बार दिल्ली के कम्यूटर्स के ऊपर टोल लगाया जा रहा है। तो ये पहला ऐसा रोड है जिसके ऊपर इस तरीके का टोल लगाया जा रहा है। हमारा ये मानना है पूरे देश में जहां से ये रोड निकलते हैं, जहां से भी नेशनल हाईवेज निकलते हैं, वहां पर अक्सर ये देखा गया कि जो 20 किलोमीटर की रेंज के गांव आते हैं या वहां की हैबिटेशन होती है, तो उनको उसको फ्री यूज करने का प्रावधान किया जाता है। लगभग 150 रुपये महीना जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे चार्ज किया जाता है, और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके भी रेट्स काफ़ी कम रखे जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा पहला रोड है जिसमें दिल्ली के पड़ोस के लोग जिनकी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक्वायर की, वो मार्क मुझे याद है 22 से 23 लाख रुपए पहले सर्कल रेट हुआ करता था। पहली रिक्वायरमेंट 22-23 लाख रुपए के हिसाब से हुई। उसके पश्चात 56 लाख जो रिवाइज शीला जी ने किया था सर्कल रेट, उसके हिसाब से किसानों को उसका मुआवजा मिला। उनके बीचों बीच से ये रोड जाता है, लेकिन आज उनको उस रोड पे यूज करने के लिए इतना बड़ा जो टैक्स है, जो टोल टैक्स है, वो भरने को मजबूर किया जा रहा है। ये पहला ऐसा रोड है जहां पर 350 रुपये हर कम्यूटर से पास 350 रुपये का जो 20 किलोमीटर की रेंज है उसमें नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मात्र 350 रुपये में ये जो कि 150 रुपये होना चाहिए था, जो पूरे देश में एक मानक लागू है उसके अनुसार, लेकिन उनसे 350। और उसमें भी एक और कंडीशन ये लगाई गई है कि जो व्हीकल्स दिल्ली के उस डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टर्ड हैं केवल वही उसका लाभ ले सकते हैं, जबकि
पूरे देश में। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली जैसा प्रदेश जहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से आकर लोग रहते हैं, चाहे वो हरियाणा से आए, बिहार से आए, जो अपनी गाड़ी वहाँ से यहाँ लेकर आता है, उसका रजिस्ट्रेशन तो माफ़ कीजिएगा उसी स्टेट में होगा, लेकिन उसका अगर रहने का प्रूफ देखेंगे तो वो इसी आसपास में रहने वाला मिलेगा। तो हमारी ये मांग है इस मंच से भी, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग भी करूँगा कि जो 350 को कम से कम सबसे पहले तो फ्री किया जाना चाहिए। दूसरा, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके रेजिडेंट प्रूफ के अनुसार उनका फ्री पास बनाया जाना चाहिए, ना कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के अनुसार। साथियों, ये एकमात्र ऐसा रोड है, अगर इस पूरे स्ट्रेच की हम बात करें तो लगभग 34.15 तो 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लेकिन जब आप लोग इस पे चढ़ेंगे तो आपसे 119 किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं चलूंगा 34 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है और इन्होंने इस तरीके से इस टोल की कैलकुलेशन की है कि वो 119 किलोमीटर के हिसाब से हमसे टोल की वसूली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि सबसे महंगा टोल ये हमारे यहाँ पर है। और इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि कार जीप वैन 235 सिंगल यात्रा के लिए, एक दिन का रिटर्न यात्रा 350 रुपये, मासिक अगर आपको बनवाना है तो 7765 रुपये का। और वाणिज्यिक वाहन जो जनपद के भीतर पंजीकृत हों उनको आधी छूट दी गई है। तो हम ये मानते हैं कि ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। उनके पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली आज बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में जिन लोगों की जमीनें बहुत सस्ते दामों पर इन्होंने ली हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज कुछ गांवों की वहाँ के पंचायत हुई है। हम उन गांवों की पंचायतों का समर्थन करते हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जो 20 किलोमीटर की रेंज के लोग हैं उनको पूरी तरीके से इससे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों, हमारा ये भी इसके साथ मांग है कि जो टोल टैक्स है उसको अगर 34 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूँ तो हमसे 34 किलोमीटर के ही पैसे वसूले जाने चाहिए। अगर मैं 20 किलोमीटर चल रहा हूँ तो 20 किलोमीटर के पैसे हमसे वसूले जाने चाहिए। जबकि जैसा मैंने कहा उसकी चौड़ाई के अनुसार उसके इक्विवेलेंट इन्होंने 119 किलोमीटर का उसको स्ट्रेच बना दिया है। तो ये पूरी तरीके से गरीब लोगों की जेब के ऊपर डाका है। इससे निश्चित ही जो हर एक कम्यूटर उस पर चढ़ेगा उसकी जेब काटने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इस सरकार ने बनाया है। मेरा इसके साथ साथ, क्योंकि मैं खुद भी गांव से आता हूं और मुझे ये लगता है कि गांव के लोगों के साथ जब इसकी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ उस समय भी धोखा हुआ है। उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और इसके यूज़ में पूरी तरीके से छूट दी जानी चाहिए। साथियों, तीसरा इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ, क्योंकि आज हम कम्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें चाहे UER हो, बसों की व्यवस्थाएं हो, या तीसरा बड़ा मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले DMRC ने लगभग 1 रुपये से 4 रुपये तक जो किराया था उसको बढ़ाने का एक फरमान जारी किया है। साथियों, मुझे बताने में कोई हिच नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की जनता से बिना सलाह किए ये रैंडमली रेट्स बढ़ा दिए गए हैं।
मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि ये जो इनकी बढ़ोतरी है, इनका कहना ये है कि फेयर फिक्सेशन कमेटी जो 4 नंबर थी, उसका जो चौथा वो था, उसमें पिछली बार ये जो किराया बढ़ा था वो 2017 में बढ़ा था और उस फिक्सेशन कमेटी ने तय किया था सलाह करने के पश्चात कि इसका किराया बढ़ना चाहिए। उसी समय इन्होंने एक क्लॉज लगाया कि आगे से 2017 में ये क्लॉज कि जनता से सलाह कर कर ही ये हटाया जाना चाहिए, वो क्लॉज 2017 में ही हटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी जो घड़ियाली आंसू मैं कहता हूँ कि अक्सर बहाती है, अब उनको ज़रूर कमियां नज़र आती हैं, लेकिन दुख की बात यह है, कल मैं इनके भाषण सुन रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि जब तक हमारी सरकार थी हमने किराया नहीं बढ़ने दिया। अचंभे की बात यह है कि आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 2017 में जब ये किराया बढ़ा था तो 91% किराया बढ़ाया गया था। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि चैप्टर 5 है और इसका जो रिपोर्ट नंबर 11/2021 सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल राइडरशिप ऑफ द एंटायर डीएमआरसी नेटवर्क was on an increasing trend for the period 11-12 to 16-17। ये मैं इस पे आता हूँ, ये जो उसमें 91% की बढ़ोतरी पहली बार 2017 के अंदर की गई। ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि however there was steep increase in fare by 91% during 2017 and 2018 as per 4th fare fixation committee which impacted the ridership। और ये एक ऐसा कारण भी था जिसकी वजह से जो टोटल राइडरशिप थी पर किलोमीटर मेट्रो की, उसमें वो घट गई, क्योंकि किराया जब महंगा हुआ तो लोगों को अपनी पर्सनल गाड़ी से चलना ज़्यादा सुविधापूर्वक लगा। और मैं मानता हूं कि इसके और भी 2 कारण थे कि लोग जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसका इंतज़ाम नहीं किया गया इस पूरे काम में। और ये बात जो है 4th फेयर फिक्सेशन कमेटी ने स्वतः किराया संशोधन फॉर्मूले फेयर के माध्यम से किराए में संशोधन की सिफारिश की थी। ये अभी डीएमआरसी ने भी अपना ट्वीट किया है। साथियों, मेरा ये मानना है और मेरा नहीं मानना है, जैसा कि ये रिपोर्ट कहती है कि जो मेट्रो की राइडरशिप पर किलोमीटर 2011-12 में जहां 9,921 हुआ करती थी, इस 2017-18 के किराए के फिक्सेशन के बाद 2019-20 में ये रेशो जो है वो 8543 रह गई, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सारा इस जो सीएजी की रिपोर्ट में उसी का मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोई डाटा इसमें नहीं दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं सीएजी ने ये पाया कि ये जो डिक्रीज हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी नोडल इंटीग्रेशन। जब ये मेट्रो का सपना देखा गया था तो ये भी सोचा गया था कि लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए और कैसे विभिन्न पहलुओं से व्यक्ति अपने घर तक इस मेट्रो की लास्ट माइल की कनेक्टिविटी का फायदा ले सके, ताकि उसको एक सुगम यात्रा का आनंद ले सके। लेकिन क्योंकि इन दोनों ही तीनों चीज़ों पर इनकी तरफ से वो रखा गया। एक और जो बात मैं मानता हूं और जो इसमें रिपोर्ट में कहती है, क्योंकि उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू काफ़ी मेट्रो का आया, लगभग 6,000 करोड़।
उसका मुख्य कारण भी कोई कम्यूटर्स की कमी की वजह से नहीं आया, नहीं तो बढ़ी लेकिन राइडरशिप घटी। उसका कारण मैंने बताया कि 2017 में रेट बढ़ना एक मुख्य कारण था। इसके साथ साथ जो कोविड के दौरान मेट्रो को अगर लॉसेस झेलने पड़े तो कोविड के दौरान जो 1.5-2 साल मेट्रो बंद रही उसके कारण झेलने पड़े, और उनकी मिसमैनेजमेंट और जो उनकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम है साथ के साथ, और एडवर्टीजमेंट का जो लॉसेस हैं वो यही 3 बड़े कारण हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार का नुमाइंदा जब इस रेट फिक्सेशन की कमेटी में बैठता है तो वो कोई आवाज़ नहीं उठाते और मनमर्जी तरीके से इन किरायों को बढ़ाया जाता है। हमारा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में इस तरीके की चीज़ें इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में जो बातें की थी, वादे किए थे, कहीं ना कहीं महिलाओं को फ्री राइडरशिप की बात की थी, वो सारे सपने जो है वो खोखले नजर आते हैं और लगातार ये सरकार आम जनता की जेब काटने का काम कर रही है। धन्यवाद। साथ में आपके जो सवाल है वो आप जी। देखिए, मैंने बताया कि आज भी एक पंचायत वहाँ पर रखी गई है। हम पंचायत का पूरा समर्थन करते हैं। उसके लिए हमें प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलना पड़े, कहीं चिट्ठी लिखनी पड़े या किसानों के साथ धरने पर बैठना पड़े, कांग्रेस उनके हर तरीके से उनका साथ देती देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से पहले अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखना चाहिए। हम पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। उनकी ज़मीनें कोड़ियों के दाम खरीदी गई, एक्वायर की गई, और आज जो सुविधा पूरे देश के लिए उपलब्ध हुई है उसका वो स्वयं फायदा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। हम किसानों के हर उस फैसले के साथ हैं जो उनके हक को दिलाने का काम करें। फेयर फिक्सेशन कमेटी देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और मैंने इसीलिए ये बात कही कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे उनको दिल्ली की जनता के बारे में सोचना चाहिए था। उनको इस तरीके की बढ़ोतरी किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे तो इसमें एक और साजिश भी नज़र आती है, क्योंकि आपने देखा कि पहले जो मेट्रो के रेट्स हुआ करते थे वो 15 रुपया, 20 रुपया, जिस डिनोमिनेशन में हमारे पास पैसे होते थे। अब जो रेट बढ़ाए गए हैं वो 1 रुपये से 4 रुपये तक के बढ़ाए गए हैं, अर्थात जो 15 का होगा हो सकता है वो 17 का हो जाए। अब इतनी चेंज कोई भी नहीं रखता। ये कहीं ना कहीं जो इनके प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साठ-गांठ है कि उसको प्रमोट करने की एक कोशिश है। आज हम और आप देखते थे कि पहले पेटीएम का कार्ड मिलता था, इसका मेट्रो का, अब एयरटेल का कार्ड मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इन प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करने की बड़ी साजिश नजर आती है, क्योंकि 1 से 4 रुपये मैं मानता हूँ कि बढ़ोतरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये एंगल ज़्यादा नजर आता है। नहीं, मिसमैनेजमेंट, उनकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट जो है वो मिसमैनेज हुआ है।
क्योंकि हर जगह पर हर जगह पर हर जगह पर क्योंकि आपने देखा कि जहाँ जहाँ मेट्रो की लाइन गई है वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का भी काम ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो जो लॉसेज आए हैं वो या तो कोविड के दौरान के लॉसेज हैं या इनकी प्रॉपर्टी की मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से लॉसेज है। थैंक यू। हाँ, सौरभ भारद्वाज के ईडी का छापा पड़ा है, तो कांग्रेस का क्या? देखिए वैसे तो ये मैं मानता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया कि जो लोकतांत्रिक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, खासतौर पे ईडी हुई, आईटी हुई, सीबीआई हुई, इनका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले 11 साल में बहुत सारी रेड्स हुई, ज़्यादातर रेड्स जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर हुई, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को आया कि जब इनको चार्जशीट की बात आती है तो ये एजेंसीज चार्जशीट फाइल करने में नाकामयाब होती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपोजिशन को दबाने की और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं उनका स्पष्ट रूप से एक मिसयूज नजर आता है। यानी कि आप ऐसा जाए कि सौरभ भारद्वाज के जो रेट हुई है वो ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है, आप जब भी कोई कार्रवाई करते हैं आपको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए। ऐसे आरोप बहुत सारे लोगों पर हैं, आप जांच करिए, उसको फ्री और फेयर जांच करिए और कहीं ना कहीं उसको एक कंक्लूजन तक लेकर जाने की जिम्मेदारी भी इन एजेंसीज की होती है। आप जो एजेंसीज आज के समय में हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रेशर में बिना प्रूफ के, बिना किसी चीज़ के वो आपको परेशान करने के लिए आ जाती है। ये बात कि सौरभ भारद्वाज साफ है या वो कहीं करप्शन में वो है, अगर इसका फैसला जल्दी से जल्दी ये करे जांच के पश्चात तो ऐसी जांच की कोई परेशानी नहीं, लेकिन पिछले 11 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पूल की तरह क्योंकि ये एजेंसीज यूज हुई हैं, इसलिए मुझे इसमें कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल हथियार बनने का काम एक बार और ईडी ने किया है। सर, आज जो सौरभ भारद्वाज के घर पे जो ईडी का छापा पड़ा, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमैलिटीज़ सरकार व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं इन एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई हैं, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगे थे, फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में क्लियरेंस दे दिया गया, तो उसके बाद कैसे देखे? क्योंकि आए दिन तो विपक्ष पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जी, जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा भर्त्सना की जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है।
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है।